हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और आज हम पढ़ेंगे बहुपद। अगर आप भी इस बार हाई स्कूल में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियो मैथ के आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उदाहरण, और लास्ट में दोनों एक्सरसाइज के सारे प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुपद क्या होता है? हमारे पास दो तरीके के पद होते हैं। एक होता है अचर और दूसरा होता है चर। अचर पद क्या होते हैं? जिनका मान नहीं बदलता है उनको बोलते हैं हम अचर पद, और जिनका मान बदलता रहता है उनको बोलते हैं हम चर पद। ठीक है। अब अगर हम इन्हीं चर और अचर पदों को उठाकर उनका जोड़ घटाव कर देंगे तो उनसे जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। अगर बहुपद की परिभाषा की बात करें तो चर और अचर पदों का जोड़ तथा घटाव बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ से हमने उठाया x और यहाँ से हमने उठाया 2, दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हमारा बहुपद। बहुत आसान है। या फिर 5 प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या है? बहुपद। या हमारा 5y प्लस 7x प्लस 9, ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ गुणा में जो अचर पद है उसे चर पद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चर पद का गुणांक। वो इन दोनों को एक ही पद गिना जाएगा। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3। ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? एक बहुपद है। अब ये तो हमारी बात हो गई बहुपद क्या होता है। अब हमें कौन कौन सी बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो ध्यान रखने हैं। ठीक है। जैसे बहुपद की घात, बहुपद कोई भी लिख रहे हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक और हम लिख रहे हैं एक्स की घात 1/2 प्लस 2, या एक्स की घात √2 प्लस 5x, या फिर हम लिख रहे हैं एक्स की घात 7/2 प्लस 5x, या हम लिख रहे हैं 5/3x प्लस 9। तो एक बात ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बहुपद नहीं हैं। बहुपद की घात, घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक तथा पॉजिटिव। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ देखो, घात पॉजिटिव तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखो, घात पॉजिटिव तो है लेकिन रूट में है, यानी कि पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ घात पॉजिटिव तो है लेकिन बटे में है, इसकी घात कितनी आएगी? 3.5, तो ये भी नहीं है। और x का पद बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है कि बहुपद नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है। अब बहुपद को हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। पहला है पदों के आधार पर और दूसरा है बहुपद की घात के आधार पर। अब हम दोनों तरीके के बहुपद समझने वाले हैं। बहुपद का पदों के आधार पर अगर हम उसको डिवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले आता है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का पद सिर्फ और सिर्फ शून्य हो तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा है अचर बहुपद। अचर बहुपद में चर पद नहीं होते हैं, सिर्फ कौन से पद होते हैं? अचर पद होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। तो ये हो गया अचर बहुपद। तीसरा है एक पदी, मोनोनोमियल। अब यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि ये चर होगा क्या अचर होगा। ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ax, 9x, 7x, 5y या 1, 5, 7, ये सब क्या है? एक पदी। जिसमें एक पद होगा तो वो एक पदी। दूसरा है बाइनोमियल। अगर इसकी जनरल कंडीशन देखें तो वो इस तरह से लिखा जाता है ax प्लस b, यानी कि एक पद होगा
और ये दूसरा पद होगा, यानी कि इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3 या 7x प्लस वाई या x की घात 9 प्लस वाई की घात 7 या x प्लस 9 या x माइनस 9, जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपद कहलाएगा। अब आ गया त्रिपद, तो जिसमें 3 पद होंगे तो वो त्रिपद कहलाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये त्रिपद हो गया। या 9x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस सी, 1 2 3, ये 4 पद हो गए। ये 3 पद होंगे तो त्रिपद कहलाएगा। अब बहुपद की जो जनरल इक्वेशन है, अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें जिसमें हम जितने पद चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो वो क्या होती है, ए एन एक्स की पावर 0 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की घात 2, ऐसे करके लास्ट तक। अब जो a है वो 0 हो जाएगा और x की घात n हो जाएगी। अगर हम यहाँ n बराबर 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। और x बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस ax1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बहुपद की घात के आधार पर जब भी हम बहुपद की बात करते हैं तो जो उसकी घात होती है, इसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बहुपद की घात आखिर होती कैसे है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है हमारा x की घात 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 9 प्लस एक्स क्यूब। अब हम यहाँ देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हम क्या देखेंगे, जैसे 7 सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर x की घात 1 है, ये नहीं हो सकती। इससे बड़ी 2 है, ये भी नहीं हो सकती। इससे बड़ी 3 है, लेकिन ये 3 क्या सबसे बड़ा है ना, इससे बड़ा 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 7 से बड़ा 9 है, तो क्या होगा, बहुपद की घात अगर यहाँ पूछा जाए तो कितनी होगी, 9। इसी तरह से अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं x की घात 100 प्लस एक्स की घात 7 प्लस एक्स की घात 5, तो हमसे यह अगर पूछा जाए कि x की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है या बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी, 100। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं और किस तरह से हमें उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर जो हम डिफाइन करते हैं वो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है, x प्लस 7 या x प्लस 2, 5x माइनस 9। जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक तरीके की लीनियर इक्वेशन होती है और इसकी घात क्या होती है, 1 होती है। दूसरा है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी अगर जनरल इक्वेशन की हम बात करें तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमारी रैखिक की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ एक्स की घात क्या हो जाएगी, 0, तो ये क्या हो जाएगी, अचर बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ ए का मान 0 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगी, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं हम, त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे सिलेबस में बस क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही है, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ हमने इसकी घात देखनी है, कौन सी घात कितनी होगी इसकी, 3 घात है, तो इसीलिए इसको त्रिघाती बोलते हैं। और यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ये बहुपद इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब
बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। सबसे पहले हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक की हम जब बात करते हैं x की घात 1, हमेशा ध्यान रखना है जब भी बहुपद में जितनी ज़्यादा घात होगी, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर x की घात 1 है तो 1 शून्यक होगा, x की घात 7 है तो 7 शून्यक हो जाएंगे, x की घात 9 है तो 9 शून्यक हो जाएंगे, और x की घात अगर 0 है तो 0 शून्यक होगा, क्योंकि वो क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा y इज इक्वल टू mx। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लिखा है इस टाइप का, जैसे ax प्लस बी, ए की जगह पर हमने 5x लिख दिया, प्लस बी की जगह पर हमने 7 ले लिया, बराबर 0। अब अगर x का मान हमें निकालना है तो वो हो जाएगा -7/5। ये तो हमने डायरेक्ट किया, लेकिन इसका एक सूत्र भी होता है। वो क्या होता है, अगर हमने x क्या है, इसका एक हल है। हल क्या होता है, अगर हम x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। अब हमने मान लिया इसका शून्य क्या है, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो अब हमें जहाँ भी दिखेगा, जैसे 5x - 9 बराबर 0, हमसे पूछा जाए इसका हल क्या होगा x का, तो अल्फा मान लिया इसका हल होगा, तो अचर पद क्या है, -9/5। तो कितना आ गया, 9/5। डायरेक्ट हमने निकाल के बता दिया कि इसका, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, इसके x का गुणांक है, और ये क्या है, शून्यक। तो हमने निकालना क्या था, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों गुणांकों में संबंध क्या होता है, शून्यक क्या हो गया, अल्फा, और इसमें गुणांकों के साथ संबंध क्या होगा, -b/a। b क्या है, अचर पद है, a क्या है, x का गुणांक है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब भी कोई रैखिक बहुपद होता है तो उसकी जो ग्राफ पर हम जो ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो एक सीधी लाइन होती है। अब ये c जो है, ये डिफाइन करता है कि ये लाइन सेंटर से होके जाएगी या इस साइड से होगी या इस साइड से होगी। अगर हम c बराबर 0 रख देते हैं तो ये लाइन जो है वो एकदम 0 0 से होके जाती है। ये x है और ये y है। आगे हम इसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। अब द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ax² + bx + c। हमने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ले रखा है, x² - 3x - 4। अगर हम इसको x² - 3x - 4 को बराबर में 0 लगा दें, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब हम इसके गुणनखंड करके इसके शून्यक निकाल सकते हैं, और जो हम गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालेंगे उसको हम देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है उससे भी वही शून्यक आ रहे हैं। अगर सेम शून्यक आ रहे हैं तो उनका रिलेशनशिप क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब x² - 3x को हम लिख सकते हैं -4x + x - 4 बराबर 0। सबको पता है गुणनखंड करने के लिए इस वाले अंक के इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर क्या आए, अचर पद आए, और जोड़ने पर 3x आए। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x - 4। यहाँ से हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x - 4 बराबर 0। अब यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4, तो x - 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x + 1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक बार x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे और दूसरी बार x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा x बराबर निकल के आएगा 4, और यहाँ से जो x निकल के आएगा वो आएगा -1। क्योंकि इसकी घात बच्चों कितनी है, 2, तो इसके हल भी कितने निकलेंगे, 2। तो इसको हम x1 कह सकते हैं, इसको x2 कह सकते हैं, या फिर हम इसको अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं, जो हमारा मन करे। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये क्या है? शून्यकों का योग। और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है हमारा? यहाँ माइनस एक्स का गुणांक माइनस बी बटे ए, और ये क्या हो जाएगा? सी बटे ए। यही हमारा रिलेशनशिप है गुणांकों और शून्यकों में। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो माइनस बी की जगह पर -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 बटे 1, और ये हो जाएगा -4। ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है वो कितना निकल के आया? 3। और अल्फ़ा गुणा बीटा जो निकाला है वो कितना निकल के आया? -4। और जो हमने गुणनखंड करके जो इसके शून्यक निकाले थे वो क्या ऐसे ही हैं? तो हम अगर x1 प्लस x2 करें तो वो कितना निकल के आएगा? 4 - 1 बराबर 3। और x1 गुणा x2 करें तो वो कितना निकल के आएगा? -4। तो ये रिलेशनशिप होता है शून्यकों और गुणांकों में। तो हमें डायरेक्ट अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें शून्यक पूछे जाएंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं -b बटे ए और c बटे ए। हमेशा ध्यान रखना है a जो है वो हमेशा हर में आता है। ठीक है। अब त्रिघाती की बात कर लेते हैं। त्रिघाती का मतलब x³ है, x की घात कितनी है? 3 है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक समीकरण ले रखा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस 3। अगर हम इसको 0 बराबर कर देंगे तो ये हमारा बहुपद बन गया समीकरण। अब यहाँ पर घात 3 है तो इसके हल भी 3 होंगे, इसके शून्यक भी 3 होंगे। ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा ये तो 2 हो गए। अब एक हमने तीसरा मान लिया गामा। ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वही बात याद रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वही बात याद रखनी है। माइनस वहाँ पर x का गुणांक था तो यहाँ पर x² का गुणांक होगा, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x² का गुणांक -b और x³ का गुणांक a। हमेशा ध्यान रखना है वहाँ भी a हर में था, यहाँ भी a हर में है। अब अल्फ़ा बीटा, एक बार तो इनको जोड़ दिया, अब दो दो की गुणा लेकर जोड़ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या होता है? c का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये होगा हमारा c बटे a। c का गुणांक नहीं है बच्चों, ये x का गुणांक है। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये कितना हो जाएगा? अचर पद कितना होता है? d है यहाँ पर अचर पद, और x² का गुणांक a है। एक बात ध्यान रखनी है, a यहाँ पर हर बार नीचे आ रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? -b का गुणांक -5 और बटे में 3, तो ये क्या हो गया? 5/3। हमसे पूछा जाए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होगा? c बटे a। c कितना है? -11। a कितना है? 3।
हमसे पूछा जाए अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, डी बटे ए। डी कितना है 3 और ए कितना है 3। बहुत ही आसान है। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी शून्यक होते हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे हमने यहाँ पर पीछे वाले में x1 x2 निकाले थे, उसका मतलब है अगर हम इस समीकरण में x1 और x2 के मान रख देंगे तो उसका जो टोटल मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब शून्यक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बच्चों ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हमने कोई ऐसे करके एक लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पर इसने x एक्सिस को कट किया। जहाँ पर इसने x एक्सिस को कट किया, जहाँ पर इसने x एक्सिस को कट किया, मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c की ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर इसने y एक्सिस को x एक्सिस को कट किया तो y बराबर यहाँ पर क्या मान हो गया 0, क्योंकि बच्चों ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये y 0, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे y का मान घटेगा। हम यहाँ कहाँ खड़े हैं, बीच में, तो यहाँ y का मान क्या है 0। तो जहाँ पर भी इस ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है तो उसका मतलब है वहाँ पर y का मान 0 है और वही क्या है, एक शून्यक है, इस समीकरण का हल है। हमें बताना क्या है, एग्ज़ाम में क्या बताना है। एग्ज़ाम में हमें ऐसे करके कोई ग्राफ दिया जाएगा, इस तरह से दिया जाएगा, या फिर इस तरह से दिया जा सकता है, या फिर इस तरह से दिया जा सकता है, और हमसे पूछा जाएगा बताइए इस ग्राफ के कितने हल हैं। तो यहाँ ये x को एक जगह पे कट कर रहा है, एक हल है। इस ग्राफ के कितने हल हैं, यहाँ ये x को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पर, तो 2 हल हैं। हमसे पूछा जाएगा इसके कितने हल हैं, तो हम गिन लेंगे कि ये x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है। ये x एक्सिस को 5 जगह पर कट कर रहा है, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, 5 हल। तो हमने इससे क्या समझा बच्चों, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही उसके शून्यक और हल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है। यहाँ पर हमने x की जो मान लिया है -2 से ये -2 से +2 के बीच हमने एक लाइन खींची हुई है। ठीक है। हमने -2 से +2 के बीच एक लाइन खींची हुई है। अगर हम -2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y का मान आता है, जैसे y बराबर क्या है 2x, 2 और x की वैल्यू हमने रखी है -2 प्लस 3, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर -1। अब हमने x बराबर -2 रखा तो y का मान कितना आया, -1। इसी प्रकार से अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे प्लस 3 तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पर हमें y का मान कितना आया 7। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए x1 y1। x1 कितना मिला -2 -1, y1 y2 और x2 और y2 कितना मिला 2, 7। ये 2 पॉइंट मिल गए और हमें एक सीधी रेखा खींचनी है, तो दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगी, हमारी सीधी रेखा बन गई। अब हमने देखा कि किस पॉइंट पर ये x एक्सिस को काट रही है, x एक्सिस को काट रही है। जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को काट रही है वही क्या होगा, इस इक्वेशन का हल होगा। अगर हम डायरेक्ट इसको हल फाइंड आउट ना करके, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नाप लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नाप लें, वो कितनी निकल के आई थी, -3/2। x बराबर -3/2 ही क्या है, इस इक्वेशन का हल है। ये ग्राफीय मेथड होता है। ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि ग्राफ का क्या मतलब, शून्यकों का ग्राफ पर क्या मतलब है, कि जहाँ पर भी लाइन जो है ग्राफ हमारा x एक्सिस को काटता होता है वही उसका हल होता है। ठीक है। अगला है हमारा, ये एक तरीके का क्या है, पैराबोला है। ठीक।
ठीक है, यहाँ हमें पैराबोला पढ़ना नहीं है, सिर्फ ग्राफ देखना है और समझना है। हमने पैराबोला बनाया हुआ है -2 से 5 के बीच, ये -2 है और ये 5 है, इसके बीच हमने ये पैराबोला खींचा हुआ है। अब जब हमने हमें इसके बहुत सारे पॉइंट ले लिए, -2, -1, 4, 0, हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ले लिए, ये ले लिया एक पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे। कर्व बनाना है तो हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए थे, तो हमने यहाँ कितने पॉइंट ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट ले लिए और हमने इन सब पॉइंट को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और हमें ये एक क्या मिल गया, एक पैराबोला मिल गया। अब हमने देखा कि ये किस किस जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है, तो शून्यक भी इसके 2 होने चाहिए। जब शून्यक 2 होने चाहिए तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। तो एक जगह कर रहा है -1, 0 और दूसरी जगह कर रहा है 4, 0। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस ग्राफ के कितने हल हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसके कितने हल हो गए, 2। हल बोलो, शून्यक बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। इस ग्राफ के कितने हल हैं, अगर इस ग्राफ की हम बात करें तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, और ये इस ग्राफ के कितने हल हैं, 1, 2, ये भी 2 जगह कट कर रहा है तो इसके भी 2 हल हैं। अच्छा, इस ग्राफ के कितने हल हैं, ये सिर्फ क्या कर रहा है, 1 जगह कट कर रहा है तो इसका कितने हल हैं, 1 हल है। ठीक है, और ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, ये भी 1 जगह कट कर रहा है तो इसके भी कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होगा। अगला हमारे पास है, ये देखो, ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके शून्यक कितने हैं, 0। ये भी कहीं कट नहीं कर रहा है तो इसके शून्य। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम उदाहरण सॉल्व करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी इस बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है।